हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट फर्स्ट लेक्चर अटेंड किए थे, जिसमें हमने आपको 11 टर्म डिस्कस किया था, बेसिक टर्म। और हमने बताया भी था कि कॉमर्स के लिए सबसे पहले इन बेसिक टर्म से अवेयर होना जरूरी है। जब तक हम बेसिक टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो कॉमर्स का हमको कुछ भी समझ में आएगा ही नहीं। और बच्चे, मैंने पहले ही कहा है, अगर हम पढ़ाएं और ना समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि माई सेल्फ चंदन सर, BCom and MCom पास आउट फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड, एक्स नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और अभी तक कॉमर्स में 2500 प्लस बच्चे को मैंने पढ़ा दिया है कॉमर्स में। उनमें से 500 प्लस बच्चे जो हैं BHU और DU में सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप भी BHU और DU में पढ़ने का सपना साकार करना चाहते हो तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए हम आगे का टर्म डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, प्रीवियस क्लास में जो लास्ट टर्म था वो था सॉल्वेंट। वहीं से शुरू करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने लोन को रीपे करने में कैपेबल होता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मान लो बच्चे कि हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, 5 इयर्स के लिए, और एट द एंड ऑफ 5 इयर्स यदि हम लोन रीपे करने में कैपेबल हैं तो हम सॉल्वेंट कहलाएंगे, और कैपेबल नहीं है तो इनसॉल्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट टर्म है टर्नओवर। बच्चे, आप अक्सर सुनते हो इस कंपनी का टर्नओवर इतने लाख का है, इस कंपनी का टर्नओवर इतने लाख का है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी के टोटल सेल को टर्नओवर कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी के टोटल सेल को टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। आप सुनते होंगे कि गुडविल एडुकेयर का टर्नओवर 5 करोड़ का है, मतलब कि साल भर की टोटल जो हम सर्विसेज दे रहे हैं और जो फीस आ रहा है वो 5 करोड़ रुपए का है। तो अगर हम ये टर्नओवर की बात कर रहे हैं, मींस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सेल की बात करेंगे। आप सुनते हो इस कंपनी का सेलिंग 50 लाख का है, 50 करोड़ का है। तो बच्चे, जितने का सेल होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसी को टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर डज नॉट मींस इनकम, सेल को टर्नओवर कहते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सेल को। उस टर्नओवर में से जब आप एक्सपेंस माइनस करोगे ना, तब आपको इनकम पता चलेगा। देखते हैं क्या लिखा है। टोटल सेल्स मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फर्म के टोटल सेल को हम टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म हमारा है बच्चे स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है? कई बच्चे स्टोर्स का मतलब समझ लेते हैं स्टोर रूम। नहीं बच्चे, स्टोर का मतलब स्टोर रूम नहीं है। तो सवाल है, सर फिर क्या है स्टोर्स मतलब? स्टोर्स का मतलब है ऐसा मटेरियल जो फर्म में है और फर्म ने उसे परचेज किया है, नॉट फॉर सेल बट फॉर कंजम्पशन इन ओन बिजनेस। मतलब ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल जो फर्म के पास है, बेचने के लिए नहीं बट फर्म में खुद ही कंज्यूम करने के लिए, उसे स्टोर्स कहते हैं। जैसे मशीन के एक्स्ट्रा पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब फर्म परचेज करके रखा है कि यदि फर्म में कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होगा तो फर्म इसे खुद ही यूज करेगा, बेचेगा नहीं। ठीक है, क्या लिखा है बच्चे? इट इज द मटेरियल हेल्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर सेल बट फॉर कंजम्पशन इन द बिजनेस। देखो यहां पे लिखा है फॉर कंजम्पशन इन द बिजनेस। एग्जाम्पल, लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन। लुब्रिकेंट्स या मशीन का स्पेयर पार्ट्स जो है, ये सब स्टोर्स कहलाता है। इन आइटम को स्टोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बच्चे जीएसटी। आप सभी बच्चे सुनते हो गए, अरे इस चीज पे जीएसटी दे रहे हैं, उस चीज पे जीएसटी दे रहे हैं। ये जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज, टी फॉर टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चे, जीएसटी जो है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स जो होता है बच्चे, टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपको इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का जो बच्चे एग्जांपल है वो है इनकम टैक्स। हम सब अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सरकार जिस पे इंपोज करती है उसी को पे करना होता है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने हम हाउस होल्ड पे टैक्स इंपोज की, तो हम लोग सीधे सरकार को टैक्स पे किए हैं, इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स जो है बच्चे ये डायरेक्ट टैक्स है। बट जीएसटी के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर पे इंपोज किया, मैन्युफैक्चरर तो गवर्नमेंट को दे दिया, बट मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सामान बेचा तो होलसेलर से ले लिया, होलसेलर जब रिटेलर को बेचा तो रिटेलर से ले लिया, रिटेलर जब कस्टमर को बेचा तो कस्टमर से ले लिया। तो आप देख रहे हो आपने सरकार को पे तो किया बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इसलिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है बच्चे, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब कोई चीज हम परचेज करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं, जब कोई चीज हम सेल करते हैं तो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। क्लियर? तो परचेज के टाइम जीएसटी पे करते हैं, सेल के टाइम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा और डिटेल में जीएसटी के बारे में हमारा एक चैप्टर भी है जर्नल के बाद जीएसटी, वो हम उस समय डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना कि जीएसटी परचेज करते वक्त हम पे करते हैं, सेल करते वक्त कलेक्ट करते हैं। देखिए जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हमने बताया अभी जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के वक्त पे करते हैं, एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, और सेल के टाइम कलेक्ट करते हैं। जब हम गुड्स बेचते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बच्चे आपका है वाउचर। अब देखो बच्चे, ये वाउचर का जो मतलब है, वाउचर क्या है? कई बच्चे वाउचर मतलब समझ लेते हैं वो अमेजन और पेटीएम वाला वाउचर, फ्लिपकार्ट का वाउचर। नहीं बच्चे, वो वाला वाउचर नहीं, यहां गिफ्ट वाउचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है सर किसकी बात कर रहे हैं? सुनो किसकी बात कर रहे हैं। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसे मान लो बच्चे कोई चीज कैश में खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है, उधार में खरीदते हैं तो बिल मिलता है ना? तो सेम चीज बच्चे, वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कैश में खरीदे तो कैश मेमो मिला, उधार में खरीदे तो बिल मिला, इनवॉइस मिला, है ना? परचेज रिटर्न के वक्त बनाएंगे डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। इन्हीं सब आइटम और डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फॉर एग्जांपल कैश मेमो, कैश में खरीदने पे आपको कैश मेमो मिलता है, बिल, इनवॉइस, और सुनो बैंक में जब आप पैसा जमा करते हो बच्चे तो इस तरह का एक फॉर्म फिल करते हो ना? और ये फॉर्म दो पार्ट में होता है। लार्जर पार्ट जो है ये बैंक रख लेता है और स्मॉलर पार्ट कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। तो ये जो पार्ट कस्टमर को वापस कर दिया जाता है इसको काउंटर फॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल, जो बैंक के काउंटर से आपको वापस किया जाता है, काउंटर फॉइल। ये काउंटर फॉइल आपके लिए वाउचर का पार्ट है। ठीक है ना? ओके, तो वाउचर डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट टर्म आपका है बच्चे डिस्काउंट। आप अक्सर बच्चे डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। एकदम देखो डिस्काउंट का मुहर लगाया गया है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट क्या होता है जी समझिएगा। डिस्काउंट का मतलब समझो बच्चे, अक्सर हम लोग मॉल में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, किसी शोरूम में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो उसके गेट पे बड़ा सा लिखा रहता है अप टू 40% डिस्काउंट, अप टू 60% डिस्काउंट, मतलब इतना परसेंट तक छूट है। ठीक है, तो डिस्काउंट
एक तरह का अलाउंस है जो सेलर देता है बायर को, जो सेलर देता है बायर्स को, सेलर्स बायर्स को जो छूट देता है उसी को डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। इट इज एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर, ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू द बायर ऑफ द गुड्स। मतलब डिस्काउंट एक तरह का ऐसा अलाउंस है जो सेलर बायर को देता है। बच्चे डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है बच्चे, देने का मेन मोटिव होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं और बल्क सेलिंग के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। देखो ट्रेड डिस्काउंट पहले समझो, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क सेलिंग, बल्क मतलब अधिक से अधिक सेल करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जैसे दुकान पे जो पहले लिखा जाता है 30% ऑफ, 40% ऑफ, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। वो प्राइस पहले से बढ़ा हुआ है, आप कस्टमर या हम जब जाते हैं तो प्राइस कम कर देता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उससे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। हमारे कोचिंग के फीस में भी होता है 30% डिस्काउंट रहता है वन टाइम पे और 10% डिस्काउंट होता है नॉर्मल फीस पे। तो बच्चे हमारे यहां जो फीस पे 10% का डिस्काउंट है जो हम सबको दे रहे हैं, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। प्राइस और फीस पहले बढ़ा हुआ है, स्टूडेंट आते हैं तो कम कर देते हैं स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं कि जो वन टाइम देगा उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, वो है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो बच्चे ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क सेलिंग, याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बल्क सेलिंग के लिए देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिजनेस के बुक्स में इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है सुनो, इट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, याद रखना कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पैसा मिल जाए। जैसे हमने आपको गुड्स बेच दिया और हमने कहा यदि 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको इतना ही लेंगे आपसे पैसा, या इतना % और ऑफ कर देंगे, वो कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, इसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये दो तरह का, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे ऐसे समझो बच्चे कि हमने किसी को छूट दिया, हमने किसी को छूट दिया, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। हमें किसी ने छूट दिया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। जैसे हमारे कस्टमर जब हमें टाइम से पहले पेमेंट करेंगे तो हम जो उन्हें छूट देंगे, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अपने लिए बिजनेस में एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव अपने लिए क्या है बच्चे, इनकम है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो जल्दी से ले लो भैया, ओके। नेक्स्ट टर्म है बच्चे असेट्स। असेट्स क्या होता है जो समझिएगा। असेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेस ओन्ड बाय द बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। यहां पे रिक्वायर्ड लिखा गया है बच्चे, टाइपिंग में एक्वायर्ड हो जाएगा, यहां ACQUIRED। तो एसेट्स ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्सेस है जिसको हमने एक्वायर किया है मनी के टर्म में मेजर करके, ठीक है। एसेट्स ऐसा रिसोर्सेस है जिसको हमने एक्वायर किया है मनी के टर्म में मेजर करके। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब अपने बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स। आपको जब हम पढ़ा रहे थे बिगिनिंग में तो बेसिक टर्म में ये बताए थे कि जो चीज आप लंबे टाइम के लिए परचेज करते हो वो आपके लिए एसेट्स है। तो देखो यहाँ पे एसेट्स ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्सेस होता है जिसको बिजनेस ने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। किस लिए परचेज किया है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए, वो बिजनेस के लिए एसेट्स है। क्लियर है। मेरा शर्ट पूरा पसीने से भीग गया है, देखो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, पूरा शर्ट जो है भीग चुका है। ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं, साथ में ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी इतना एफर्ट लगाते हैं कि हमारे जो बच्चे हमसे नहीं ऑफलाइन कनेक्ट हो पा रहे हैं
या ऑफलाइन आ रहे हैं, उनको बाद में कन्फ्यूजन होगा, तो उनके लिए वीडियो अवेलेबल रहे यूट्यूब पे। और जो बच्चे अदर स्टेट से हैं या वाराणसी में ही हैं बट ऑफलाइन आ पाना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि बच्चे ऑनलाइन हमसे कनेक्ट हो पाए, पढ़ सके। आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहे, तो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस इतना करना कि लाइक जरूर कर देना। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये दो चीज हमें रिटर्न में चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है बच्चे। ओके, टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ असेट्स। बच्चे असेट्स कई तरह के होते हैं। सबसे पहला है क्या, नॉन करेंट असेट्स, देन है करेंट असेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, नॉमिनल एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेट्स में है नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, नॉमिनल एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स के दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। चलिए इसके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है नॉन करेंट एसेट्स। देखिए बच्चे, नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है। नॉन करेंट एसेट्स बच्चे ऐसा है एसेट्स जिसको हमने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। ऐसा है एसेट्स जिसको हमने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, नॉट फॉर सेल, उसे नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है बिजनेस के लिए, नॉन करेंट एसेट्स। क्या ये फर्नीचर हम बेचने के लिए खरीदे हैं? नहीं सर, लॉन्ग टर्म यूज के लिए। क्या ये डिजिटल बोर्ड हमने बेचने के लिए खरीदा है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म यूज। क्या ये माइक हम बेचने के लिए खरीदे हैं? नहीं सर, लॉन्ग टर्म यूज। क्या ये कैमरा हम बेचने के लिए खरीदे हैं? नहीं सर, लॉन्ग टर्म यूज। क्या ये बिल्डिंग हम बेचने के लिए खरीदे हैं? नो सर, लॉन्ग टर्म यूज। तो बच्चे जो चीज लॉन्ग टर्म यूज के लिए मैंने खरीदा है वो हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स है, और जो चीज बेचने के लिए खरीदा है वो करेंट एसेट्स का पार्ट होगा, और जो लंबे टाइम तक यूज के लिए नॉन करेंट एसेट्स। देखते हैं क्या लिखा है। इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड for continued use in the business for the purpose of producing goods or services, not for sale, which are held for producing goods and services। इन नॉन करेंट एसेट्स के हेल्प से हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। बच्चे नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। नॉन करेंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे लिए क्या है बच्चे, नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। बच्चे नॉन करेंट एसेट्स दो तरह के होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स दो तरह के होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिन एसेट्स को आप टच कर सकते हो, द एसेट्स विच कैन बी टच। जैसे इस डिजिटल बोर्ड को हम टच कर पा रहे हैं, है ना, दिस एसेट्स कैन बी टच, तो ये टेंजिबल हो गया। विच कैन बी सीन, इसको हम देख पा रहे हैं। विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे टेंजिबल कहते हैं। दिस बिल्डिंग कैन बी टच, इट कैन बी सीन एंड इट हैज ओन फिजिकल एग्जिस्टेंस। बच्चे जिस एसेट्स को टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। सवाल से इनटेंजिबल क्या होता है बता रहा हूं। टेंजिबल समझ में आ गया, द एसेट्स विच कैन बी टच, सीन एंड विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, intangible assets are those assets which cannot be seen, which cannot be seen, which cannot be touched, which do not have physical existence। एग्जाम्पल समझो बच्चे, जैसे अगर इस डिजिटल बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड टेंजेबल है, बट इसके अंदर का सॉफ्टवेयर जो है वो इनटेंजेबल है। इसके एक एक पार्ट को हम खोल के चेक करें तो कहीं सॉफ्टवेयर दिखेगा नहीं। एक लेमैन के लैंग्वेज में समझो, ये बॉडी टेंजेबल है, लिखना मत, ये बॉडी टेंजेबल है, बट इसके अंदर का जो आत्मा है, जो सॉफ्टवेयर की तरह, वो इनटेंजेबल है। समझ में आ गया ना। अब चलिए देखिए, टेंजिबल एसेट्स। Tangible assets are those assets which can be touched,
सीन एंड विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिस एसेट्स को टच कर पाएंगे, देख पाएंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे टेंजेबल कहते हैं। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब हमारे लिए टेंजेबल एसेट्स है। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which cannot be seen, which cannot be touched and which do not have any physical existence। बच्चे ऐसे एसेट जिसको टच नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे इनटेंजेबल। एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल क्या है? अपने कोचिंग का नाम भी है गुडविल और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है गुडविल, ठीक ना। तो बच्चे गुडविल क्या होता है? गुड नेम, फेम, रेपुटेशन अर्नड बाय बिजनेसमैन बाय सेटिस्फाइंग देयर कस्टमर। बिजनेसमैन अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है तो मार्केट में उसका एक इमेज बनता है, उसी को गुडविल कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि गुडविल एडुकेयर कोचिंग कॉमर्स में सबसे अच्छा कोचिंग है। तो आखिर ये बात जब सुनते हो कि गुडविल एडुकेयर जो लंका पे है वाराणसी में, ये बहुत अच्छा कोचिंग है, तो ये कैसे हुआ? इतने साल से सभी स्टूडेंट को अच्छा सर्विस दिया गया, मार्केट वाइब्स बन गया कोचिंग का, तो गुडविल है। नाम पे बच्चे आते हैं। आप सुनते होंगे चंदन सर अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ? स्टूडेंट को सेटिस्फाई किए तो बच्चों ने मार्केट में एक इमेज बना दिया, जिसको कहते हैं पब्लिसिटी, है ना, माउथ एडवर्टीजमेंट, वही है गुडविल। ट्रस्ट, मार्केट वाइब्स। ओके, पेटेंट। जब कोई नई चीज का इनोवेशन करता है तो वो सरकार से पेटेंट करवा लेता है कि इस टेक्नोलॉजी का से प्रोडक्शन कोई और नहीं करेगा 2 साल 3 साल तक, जितने साल का वो पेटेंट करवाया है। कॉपीराइट। बुक के ऑथर के पास कॉपीराइट है, बुक के ऑथर के पास कॉपीराइट है कि बिना उसके प्रायर परमिशन के कोई उस बुक का फोटोकॉपी वगैरह नहीं कर सकता है, कॉपीराइट। फॉर्मूला। दवा बनाने वाली कंपनी के पास फॉर्मूलाज हैं, कैसे दवा बनेगा, किन किन केमिकल्स का यूज करके, उनके लिए वो सब एसेट्स है, इनटेंजेबल। तो बच्चे हमने बता दिया एसेट्स 2 तरह के हो गए, एक नॉन करेंट एसेट्स 2 तरह के, एक टेंजेबल और दूसरा इनटेंजेबल। वंस अगेन मेमोराइज कर देते हैं। टेंजेबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर पाते हैं, देख पाते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब क्या हो गया आपका टेंजेबल। कंप्यूटर टेंजेबल है। और इनटेंजेबल में आ गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फॉर्मूला, ट्रेडमार्क, रेसिपी, मॉडल, डिजाइन, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनटेंजेबल, ठीक है। ओके, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, टेक फास्ट। ले लिए बच्चे? ओके, हाँ, नेक्स्ट टाइम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बने रहिएगा। हम लोग नॉन करेंट एसेट्स के 2 टाइप्स तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं करंट एसेट्स पे। देखिए बच्चे, करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसे एसेट्स जिनको आप साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स which can be converted into cash within a period of 1 year, which can be converted into cash within a period of 1 year। जिस एसेट्स को 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स। बच्चे, करंट एसेट्स को हम लोग सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। करंट एसेट्स को हम लोग सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल है कैश, बैंक, डेप्टर, प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, एडवांस टैक्सेस, इन्वेंट्री और बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं। ध्यान समझिएगा, करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं
करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम साल भर के अंदर विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और करंट एसेट्स का दूसरा नाम है सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट्स, जो सर्कुलेट करते था, मूव करते था, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल है कैश। कैश तो बच्चे ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है। बैंक बैलेंस, ये भी ऑलरेडी कैश के ही फॉर्म में है बैंक में। डेप्टर, डेप्टर क्या होता है? जिसको गुड्स हम उधार में बेचे हो, मेरा डेटर है। जनरली हम एज्यूम करते हैं कि डेटर्स हमें विद इन 1 ईयर पैसा दे देगा। जिसको हम उधार में गुड्स बेचे हैं, जनरली एज्यूम करते हैं कि डेटर हमें विद इन 1 ईयर पैसा दे देगा। करंट एसेट्स का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड किसी एक्सपेंस का पैसा हमने पहले से पे कर दिया, किसी एक्सपेंस का पैसा पहले से पे कर दिया, वो प्रीपेड एक्सपेंस में ले करंट एसेट्स है। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स सरकार को हमने टैक्स एडवांस में दे दिया, वो भी मेरे लिए करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सब करंट एसेट्स के एग्जांपल है। आप इसे नोट कर सकते हो कि ये सब करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं। मींस एक बार मेमोराइज कर दूं, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट है आपका लिक्विड एसेट्स। लिक्विड का मतलब बच्चे पानी से नहीं है या पेय पदार्थ से नहीं है। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, याद रखना। करंट एसेट्स में हमने कहा था कि जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड एसेट्स में होता है द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके, वो लिक्विड एसेट्स है। जैसे लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके, इमीडिएटली, विच आर जस्ट नियरेस्ट टू द कैश, विच आर जस्ट नियरेस्ट टू द कैश, उसे लिक्विड कहते हैं। जनरली इमीडिएटली का मतलब यहाँ पे 2 और 3 मंथ से है, जिसको 2 से 3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सके, उसे लिक्विड एसेट्स कहते हैं। ऑल करेंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। जितने भी करेंट एसेट्स हैं बच्चे, वो सारे करेंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स हैं, केवल इन 3 करेंट एसेट्स को छोड़ के। मतलब सारे करेंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को हटा दिया जाए तो बाकी सारे करेंट एसेट्स जो आपके हैं वो लिक्विड एसेट्स हैं। समझ में आ गया ना? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। अगर आप करंट एसेट्स में से किसको माइनस कर दोगे? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक एसेट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक एसेट्स। लिक्विड एसेट्स को हम लोग क्विक एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार कंपेयर करके आपको फिर से रिवाइज करा दूं। करंट एसेट्स में याद रखना कि जिस एसेट्स को विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं उसे करंट एसेट्स कहते हैं। और लिक्विड में द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिक्विड एसेट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चे वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है समझना। वेस्टिंग एसेट्स होता है ऐसे एसेट्स जिसको यूज करने से उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। जैसे धरती के अंदर जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, जैसे जैसे हम उसका यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी क्या होता है? कम होता है। उस तरह के एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। नोट कर लो पहले। जैसे देखोगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्शन करते हो, निकालते हो, उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्टिंग एसेट्स कहा गया है। बाकी एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर यूज करते हैं तो क्वांटिटी कम नहीं होता है, उसका वैल्यू कम होता है। हम कल भी मेरे क्लास में उतना ही फर्नीचर था, आज भी उतना ही फर्नीचर है, लेकिन धरती के अंदर से कोल जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। लिखा हुआ है वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स हुज क्वांटिटी
डिक्रीजेस व्हेन वी यूज दैट एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको यूज करने से उसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। धरती के अंदर से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का जब एक्सट्रैक्शन करेंगे उसकी क्वांटिटी कम होगा। इस तरह के एसेट्स को वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे, नॉमिनल एसेट्स। बच्चे नॉमिनल एसेट्स जो है ये कोई रियल में कोई एसेट्स नहीं है। आप बस जो मैं लिखा हूं ये लिख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रियल एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका एग्जाम्पल अभी याद कर लेना, आगे समझ में आएगा जब फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे तब। क्या होता है नॉमिनल एसेट्स? नॉमिनल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इनटू कैश। याद रखना, ऐसे एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। नॉमिनल एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है उसको नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। अब अगले स्लाइड में हम कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? देखो बच्चे, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पैसे का आना, है ना। पैसा जो आ रहा है उसको रिसिप्ट कहते हैं। मेरे पास पैसे कई जगह से आते हैं। गुड्स बेच के पैसा आता है अगर हम ट्रेडर होते हैं तो, लेकिन हम तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बच्चों से फी मुझे मिलता है, कहीं से कमीशन मिलता है, किसी को पैसा मैंने दिया है तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, खेती के ज़मीन से पैसा आता है, जमीन बेच दिए उससे पैसा आएगा, लोन लिए हैं उससे पैसा आएगा, कई जगह से आएगा। उन्हीं टोटल ट्रांजैक्शन में से कुछ रिवेन्यू रिसिप्ट हैं, कुछ कैपिटल रिसिप्ट हैं। देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले लिखा है नीदर लाइबिलिटी इंक्रीज नॉर एसेट्स रिड्यूस। बच्चे ध्यान दो, अगर किसी पैसा के आने से, मेरे पास कोई पैसा आया, उससे ना मेरा लाइबिलिटी बढ़ा और ना मेरा एसेट्स घटा, मतलब कि द रिसिप्ट्स विच नीदर increase liability nor reduce assets। मतलब कि पैसा आया लेकिन लाइबिलिटी नहीं बढ़ा, ना कोई मेरा फिक्स एसेट्स घटा, उस तरह के रिसिप्ट को रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर इंक्रीज लाइबिलिटीज नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द फर्म। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेकरिंग इन नेचर। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेकरिंग इन नेचर। रिवेन्यू रिसिप्ट रेकरिंग नेचर के होते हैं। इट इज सोन इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। बच्चे सेशन के एंड में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पे रिवेन्यू रिसिप्ट को शो करते हैं। एग्जांपल देखो इसके, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, है ना, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो पैसा आएगा ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब बच्चे रिवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है जिससे पैसा बार बार आता है। इसमें यह भी पॉइंट आपको हम लिखवाए हैं कि इट इज रेकरिंग इन नेचर, इससे पैसा बार बार आता है। इसके आने से ना ही लाइबिलिटी बढ़ता है ना ही एसेट्स घटता है। और इसे सेशन के एंड में हम कहां शो करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल के अंत में जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं उसमें शो करते हैं। तो एक बार फिर से समझा दूं, ऐसा पैसा जिसके आने से ना लाइबिलिटी बढ़े फर्म की, ना फर्म का कोई एसेट्स घटे, उसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। हमने फी मिला हमें बच्चे से, क्या मेरा कोई एसेट्स घटा? क्या मेरा कोई लाइबिलिटी बढ़ा? नहीं। लेकिन लोन लिए तो लाइबिलिटी बढ़ गया, वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। आगे बताते हैं। देखो अगर लिखना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, लिखना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट देखिए,
कैपिटल रिसिप्ट्स, यहां पे लिखा इधर लाइबिलिटी इंक्रीज और रिड्यूस एसेट्स, मतलब बच्चे ऐसा पैसा जिसके आने से या तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाए या आपका एसेट्स घट जाए, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट्स घट जाए, उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। लिखा भी है कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच इधर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस असेट्स ऑफ द फर्म, मतलब कि ऐसा पैसा जिसके आने से या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट्स घट जाए। ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। बच्चे ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। इट इज सोन इन बैलेंस शीट, साल के अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हम कैपिटल रिसिप्ट के आइटम को शो करते हैं। एग्जाम्पल, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यहां बैंक से लोन लिए, पैसा तो आया लेकिन पैसे के आने के साथ साथ लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, और हम बताए थे जिससे लाइबिलिटी बढ़े वो कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेच दिए, फिक्स एसेट्स बेच दिए, पैसा तो आया लेकिन एसेट्स क्या हो गया, घट गया। हमने बताया कि अगर एसेट्स घटेगा तो कैपिटल रिसिप्ट है। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर पैसे आ रहे हैं और पैसे के आने से या तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है या कोई एसेट्स घट रहा है आपका, तो उस तरह के रिसिप्ट को आप कैपिटल रिसिप्ट कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, एक सेकेंड, एक दूसरा, अब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में देखते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर खुल गया, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट हम देख चुके हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब ऐसा पैसा जिसके जाने से ना हमारा कोई एसेट्स बढ़ा और ना लाइबिलिटी घटा, मतलब पैसा खर्च हुआ लेकिन पैसा गया तो मेरा कोई एसेट्स नहीं बढ़ा, मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं घटा। इस तरह के खर्चे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। विच नीदर इंक्रीज एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ऐसा पैसा जिसके जाने से ना एसेट्स बढ़ा और ना कोई लाइबिलिटी घटा, तो उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीज असेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। इट इज रेकरिंग इन नेचर, ये खर्चा बच्चे बार बार होता है। इसको रेकरिंग नेचर और रिवेन्यू नेचर आइटम को सेशन के एंड में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में शो करते हैं। साल के अंत में जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चे, रेंट पेड, क्या हम रेंट पे किए, मेरा कोई असेट्स बढ़ा, क्या हम रेंट पे किए तो बिल्डिंग मेरा हो गया, नहीं जी, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ऑल दीज आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ध्यान रखना कि पैसा अगर गया है, पैसे के जाने से आपका कोई एसेट्स नहीं बढ़ा, कोई लाइबिलिटी नहीं घटा, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहना। याद रखना ये रेकरिंग नेचर का होता है, रिपीटेटिव नेचर का होता है, बार बार होता है। रेंट हम बार बार देते हैं, कमीशन बार बार पे करते हैं, इंटरेस्ट बार बार पे करते हैं, और साल के अंत में जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करेंगे। अगर रिवेन्यू रिसिप्ट भी रहे उसको भी वही शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर एसेट्स इंक्रीज और रिड्यूस लाइबिलिटी, इधर एसेट्स इंक्रीज और रिड्यूस लाइबिलिटी, मतलब कि ऐसा पैसा जिसके जाने से या तो एसेट्स बढ़ गया या लाइबिलिटी घट गया, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच इधर इंक्रीज असेट्स और रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म।
इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, मतलब कि जैसे मान लो बच्चे हमने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, पैसा तो गया लेकिन एसेट्स बढ़ गया बिल्डिंग ना, लोन रीपे किए, पैसा तो गया लेकिन लाइबिलिटी क्या हो गया, घट गया, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इट इज सोन इन बैलेंस शीट, याद रखना कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को बैलेंस शीट में शो करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों नॉन रेकरिंग नेचर का है। एग्जाम्पल देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपे किए, पैसा गया लेकिन जाने के साथ ही लाइबिलिटी क्या हो गया, कहोगे सर घट गया। तो बच्चे पैसा गया लेकिन जाने के साथ लाइबिलिटी घट गया, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज किए, पैसा तो गया लेकिन एसेट्स बढ़ गया, इन्हीं बात को ध्यान में रखना और लगा दो यहाँ पे कि पैसा के जाने से यदि लाइबिलिटी घटे, यदि एसेट्स बढ़े तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ये रेकरिंग नेचर का, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, साल के अंत में इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, इतना ही, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट टर्म देखो बच्चे, नेक्स्ट टर्म है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या लिखा है, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज डिराइव्ड मोर देन वन ईयर इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बच्चे कुछ ऐसे रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है। जैसे जनरली हम आपको अगर एक चीज, रुकना, वेट करना आप लोग एक मिनट, जैसे देखो बच्चे, आपके को मैं दिखा रहा हूं ये कोचिंग का एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट, ये पैम्पलेट क्या है, कोचिंग का एडवर्टीजमेंट है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हर साल हम कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैम्पलेट बनवाते हैं, हर साल पोस्टर लगता है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट हमें एक साल तक ही मिलेगा, एक साल ज्यादा नहीं मिलेगा। इस साल पैम्पलेट छपवाएं तो इसको देख के बच्चे आए, अगले साल फिर से छपवाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसा खर्च कर दूं जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, तो उस तरह के खर्चे को डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे देखो कोचिंग का बच्चे बैग बनवाया गया है, कोचिंग का, ये देखो कोचिंग का बैग बनवाया गया है गुडविल एडुकेयर का, और मैंने बैग पे इस साल 200 बैग हमने बनवाया और 500 रुपीज के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए मैंने बैग पे खर्च किया। अब देखो मैं सोचता हूं कि बच्चा अगर क्लास 11th में आया तो 11th में मैंने उसको ये बैग दिया, तो बच्चा 11th और 12 2 साल तो लेके आएगा। क्या मैं बैग इसलिए दे रहा हूं कि बच्चा नहीं खरीद सकता है? कहोगे नहीं सर, बच्चा तो अच्छा बैग खरीद सकता है, एक से एक ब्रांड का। लेकिन हम किस लिए दे रहे हैं? एडवर्टीजमेंट करने के लिए, कि बच्चा लेके आएगा, रास्ते में 4 लोग देखेंगे, चाय पिएगा वहां पे रुका रहेगा, पीछे से लोग पढ़ेंगे, जूस पिएगा वहां देखेंगे लोग, या जहां भी जाए बच्चा रास्ते में आते थे, ये एडवर्टीजमेंट होगा, इसलिए बैग दे रहे हैं। अब बच्चे ये बैग का खर्चा 1 लाख जो है, मैंने सोचा इस 1 लाख जो बैग पे खर्चा है, इसका बेनिफिट अगर मुझे कोचिंग में 2 साल तक मिलेगा तो क्यों ना हर साल के पीएल में 50-50 शेयर लिख दे, 50 शेयर इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दे और 50 शेयर अगले साल में लिख दे। पूरा अगर इसी साल में लिखेंगे फर्म का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा, कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए उसका एक पार्ट हम इस साल के प्रॉफिट में लिख दिए हैं और एक पार्ट अगले साल में लिख देंगे, ठीक ना। तो जितना साल तक बेनिफिट मिलेगा उतने साल तक लिखते हैं। कुछ ऐसे भी एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसका 4 साल 5 साल तक बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जैसे की रिंग वगैरह हो गया जिसका बेनिफिट नॉर्मली 4-5 साल हो गया,
ये दीवाल घड़ी हो गया जिसका बेनिफिट 5-10 साल मिलता है, वो भी एडवर्टीजमेंट है। तो जब एडवर्टीजमेंट में हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और उसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है, उस तरह के खर्चे को हम डेफर्ड रिवेन्यू कहते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले उसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। हमने लिखा भी है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम हैवी वर्ड यूज कर दें, दैट इज मच बेटर, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर और भी टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप लोग पार्ट फर्स्ट जो लोग नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट पार्ट सेकंड पे आए हैं, तो पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद अभी पार्ट सेकंड आपका क्लियर हो गया। कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमारे गिवन नंबर नोट कर लो। आप हमारा नंबर 86, एक सेकेंड, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, 8676080858। इस नंबर पे बच्चे आप हमें व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट वगैरह। कहीं नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें बता देना, हम आपको दे देंगे। हाँ, एक बात और कि आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लगा हो, सब सारे टर्म समझ में आया हो, तो ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भैया सब्सक्राइब कर लो। लेक्चर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है ना। और एक अच्छा वाला कमेंट कर देना, जितना अच्छा समझ में आया है उतना ही अच्छा कमेंट कर देना। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।